नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं मर्द मराठाओं की कहानी पानीपत। वो जंग जिसने मराठों की 2 पीढ़ियां पूरी की पूरी खत्म कर दी। आशुतोष गोवारीकर पानीपत के इसी तीसरे युद्ध की कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं अपनी फिल्म पानीपत में। और इस युद्ध का खलनायक था अहमद शाह अब्दाली, जिसका रोल कर रहे हैं बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त। अफगानिस्तान का राजा जो पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था और उसने कई बार शिकस्त भी खाई थी। अफगान आज भी उसे बाबा अब्दाली कहते हैं और मानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। मराठा सेना की कमान थी सदाशिवराव भाऊ के पास। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो उन्हीं बाजीराव के छोटे भाई का नाम था चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा के बेटे थे सदाशिवराव भाऊ। नानाजी पेशवा उनकी सैन्य क्षमताओं से प्रभावित होकर, उनका जुनून देखकर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना की कमान उनके हाथ में सौंप देते हैं। और जब तक सदाशिवराव भाऊ जिंदा रहा, अब्दाली को पीछे हटने पर मजबूर करता रहा। पानीपत युद्ध का बड़ा किरदार था विश्वास राव, पेशवा का बेटा और होने वाला अगला पेशवा। अभिषेक निगम है इस किरदार में। युवा पेशवा सदाशिवराव भाऊ का बड़ा ही प्रिय था, लेकिन विश्वास राव को लगी गोली ने पूरे पानीपत युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव, वो पेशवा बाजीराव के बेटे थे। पानीपत युद्ध के समय यही पेशवा थे। विश्वास राव इन्हीं का बेटा था। इनका रोल किया है मोहनीश बहल ने। पानीपत युद्ध का सबसे दिलचस्प किरदार था इब्राहिम खान गारदी, मराठा तोपखाने का प्रमुख। फ्रेंच तकनीकी से लैस इस मुसलमान पर मराठे काफी भरोसा करते थे। सूरजमल, भरतपुर का राजा, जो पहले भी अब्दाली को एक युद्ध में हरा चुका था। युद्ध में लड़ता तो मराठों का जीतना तय था, लेकिन सदाशिव से किसी बात पर बिगड़ी तो वो नहीं लड़े, लेकिन बाद में घायल मराठों की खिदमत की। बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक दिलचस्प किरदार और भी था पानीपत युद्ध में। शमशेर बहादुर, बाजीराव और मस्तानी का वो बेटा जिसका पुणे के पंडितों ने हिंदू नाम नहीं रखने दिया। मां के दिए वचन की लाज रखने पानीपत के युद्ध में मराठों के साथ आया शमशेर बहादुर, लेकिन घायल हो गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। फिल्म में शमशेर बहादुर के किरदार में नजर आएंगे साहिल। कृति सनन सदाशिवराव भाऊ की पत्नी पार्वती बाई के रोल में नजर आएंगी और युद्ध में भी जाएंगी, जबकि पद्मिनी कोल्हापुरी गोपिका बाई के रोल में होंगी, यानी पेशवा नाना साहब की पत्नी के रोल में। सकीना बेगम के किरदार में होंगी जीनत अमान। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला, ये वो 2 सरदार थे जिन्होंने अब्दाली को भारत में मदद की मराठों के खिलाफ। अब समझिए 1760 और 61 का भारत। मुगलों की सत्ता औरंगजेब के बाद सिमट कर रह गई थी बस दिल्ली के लाल किले तक। उत्तर भारत में अवध, रोहिलखंड, राजपूताना में जयनगर और मेवाड़ के अलावा कई छोटे छोटे शासक थे। साउथ, वेस्ट और मध्य भारत में मराठा प्रभाव था, जबकि निजाम का आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में राज था। 1758 में मराठों ने अपना वर्चस्व दिल्ली, अवध और रोहिलखंड तक फैला दिया। मराठों के बारे में कहा जाने लगा था कि उनके घोड़े सिंधु नदी के तट पर अटक से लेकर उड़ीसा के कटक तक की नदियों में पानी पीते थे। अब उड़ीसा, बंगाल, बिहार और अवध से मराठे चौथवा सरदेशमुखी वसूलने लगे। जब राजपूताने की तरफ कदम बढ़े तो जयपुर का राजा माधो सिंह उनसे नाराज हो गया। मुगलों और सिखों की सेना लेकर मराठों ने लाहौर की तरफ धावा बोला और लाहौर, मुल्तान, अटक और पेशावर, इन चारों शहरों में अपना कब्जा कर लिया। पंजाब को प्रभाव में लाने का सीधा मतलब ये था कि अब अगला युद्ध अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली से होना तय था।
वो आक्रमण करें तब भी और मराठे करें तब भी। अब्दाली पहले ही पश्चिम पंजाब का एक हिस्सा अपने राज्य में मिला चुका था। मराठों ने कई किलों से अफगानों को खदेड़ दिया, यानी सीधा संघर्ष शुरू हो चुका था। अब्दाली छठी बार भारत पर आक्रमण करने के लिए काबुल से अक्टूबर 1859 में निकला। 1760 की जुलाई के महीने में अब्दाली यूपी के अनूप शहर में पहुंच गया, यानी दिल्ली के बेहद करीब। उस वक्त मराठा सेना साउथ के उदगिर में निजाम की सेना को सबक सिखा रही थी। सदाशिव राव भाऊ की इस कामयाबी ने मराठों में उनकी वीरता का लोहा मनवा दिया। पेशवा ने तमाम विरोध के बावजूद सदाशिव राव भाऊ की अगुवाई में ही सेना को उदगिर से दिल्ली कूच करने का आदेश दिया, ताकि अब्दाली से जंग लड़ी जा सके। 40 से 50 हजार की सेना थी सदाशिव राव भाऊ के पास। जब वो दिल्ली की तरफ बढ़े तो पुणे लौटने का मौका नहीं था उनके पास, न आराम मिला और ना ही राशन था उनके पास। करीब 20 लाख रुपयों की जरूरत थी और पास में थे केवल 6 लाख रुपए। ऐसे में उनके पास रास्ते में लूटपाट, चोरी, चौथ वसूली के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1000 मील का सफर तय करना था और उत्तर भारत में मदद के लिए साथी भी ढूंढने थे। उनको उत्तर भारत के कई सहयोगियों ने चंबल नदी पार न करने की सलाह दी, लेकिन भाऊ पीछे हटने वाले नहीं थे। या तो मरना है या मारना है, ऐसे में वो रुके नहीं। उनकी विशाल सेना देखकर तमाम तीर्थयात्री भी उनके साथ हो लिए, ताकि सेना के साथ सुरक्षित मथुरा या अयोध्या जैसे उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन किए जा सकें। मराठा सेना 2 जून 1760 को ग्वालियर पहुंची और उस वक्त अब्दाली 300 किलोमीटर दूर अनूप शहर में आराम फरमा रहा था। धौलपुर से सूरजमल जाट का इलाका शुरू हो चुका था। भरतपुर में उनके राज में कुछ दिन आराम भी किया। सूरजमल ने उन्हें सलाह दी कि आप भारी सामान यहीं छोड़कर हल्के हथियार और हल्के सामान के साथ ही दिल्ली कूच करें तो बेहतर होगा, ताकि छापामार युद्ध कर सकें, जो मराठों की खासियत थी। लेकिन सदाशिव राव ने बात नहीं मानी। किसी बात पर सूरजमल भी नाराज हो गए और मराठों के साथ युद्ध में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। जयपुर का राजा माधो सिंह पहले से नाराज था, जबकि अब्दाली को रोहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ मिल गया था। दिल्ली का शाही इमाम भी हिंदुओं का वर्चस्व देखकर परेशान था। अब्दाली को काफी सहयोग मजहब के नाम पर भी मिला था। अवध के नवाब को साथ लाने में नजीबुद्दौला ने भी काफी कोशिश की थी। भरतपुर से मथुरा होते हुए मराठे दिल्ली पहुंच गए। कालका जी मंदिर के पास उन्होंने डेरा डाल दिया। दिल्ली एक तरह से उनके कब्जे में थी। शाहजहानाबाद में जब दीवाने खास में लगी चांदी की चादर पर सदाशिव राव भाऊ की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे उतरवा कर गलवा दिया। दरअसल मराठों की सेना का खर्च महीने का 1.5 लाख रुपए था। इतने दिनों से मराठे घर से दूर थे। 1 सितंबर 1760 को भाऊ ने पेशवा को जो खत लिखा उसे पढ़कर ही समझ जाइए कि मराठे कितनी मुश्किलों में पानीपत का युद्ध लड़े थे। कैब में भूखमरी है, कोई कर्ज भी नहीं रहा, कलेक्टर भी पैसे नहीं ला रहे, सिपाही उपवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पर मराठा कब्जे से अब्दाली कैब में घबराहट छा गई। अब्दाली दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। दिल्ली के शाहदरा में यमुना के एक तरफ मराठे थे तो दूसरी तरफ अब्दाली के सैनिक। अक्टूबर तक सेनाएं वहीं डटी रहीं। 16 अक्टूबर को मराठों ने कुंजपुरा किले को घेर लिया, तोपखाने पर भारी बमबारी की। कुंजपुरा में मराठों ने 8-10 हजार अफगानों को मार डाला। जो बचे कुंजपुरा फोर्ट में उन्होंने मुंह में घास डालकर सरेंडर कर दिया। उस वक्त मुंह में घास डालने का मतलब होता था कि हम तो निरीह गाय हैं, हमें मत मारो। 4000 अफगान सैनिकों को बंदी लाकर मराठा कैंप में लाया गया। दशहरे का दिन था। मराठों को इस रेट से 7 लाख रुपया मिला, कई मन गेहूं और अनाज मिला। भाऊ ने 3000 सैनिक यमुना पर तैनात कर रखे थे ताकि अब्दाली पार न कर पाए, लेकिन उन सैनिकों पर चूक हो गई। उन्होंने सोचा बाढ़ में पार नहीं करेंगे। अब्दाली की सेना ने इसका फायदा उठाकर बाढ़ में ही यमुना पार कर दी। अब्दाली की यमुना पार करने की खबर आई तो मराठों में भगदड़ मच गई। सेना पानीपत में इकट्ठा होने लगी। अब सारी लड़ाई सप्लाई लाइन पर आकर टिक गई। दोनों फौजों ने एक दूसरे का संपर्क सप्लाई लाइन से तोड़ना शुरू कर दिया।
मराठों ने अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन तोड़ी तो अफगानों ने मराठों की दिल्ली और उत्तर भारत की सप्लाई लाइन तोड़ दी और अफगानों की मदद करने आए नजीबुद्दौला रोहिलखंड इलाके से अब्दाली को सप्लाई करता रहा। मराठों को राशन और हथियार बस अब पंजाब से ही मिल सकते थे। सदाशिवराव भाऊ ने इटावा के मराठा सरदार गोविंद पंत बुंदेले को दिसंबर में मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर की तरफ भेजा ताकि अब्दाली की सप्लाई लाइन तोड़ सके। बुंदेले इस प्रयास में मारा गया। कुंजपुरा पर भी अब्दाली ने दोबारा कब्जा कर लिया, वहां से भी मराठों की सप्लाई रुक गई। अक्टूबर से 3 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, जनवरी आ गई। उसी मैदान में सभी डटे थे, कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहा था। लाखों की सेना एक दूसरे के सामने थी। ऐसे में कैंप में गंदगी फैल गई, शौच निपटाने तक का इंतजाम नहीं था। कैंप में हैजा फैल गया, लोग मरने लग गए। मराठे सरदार भाऊ से परेशान होकर मिले। अब कुछ करिए, चुप मत बैठिए, परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। रात भर योजना बनाई गई। ये 14 जनवरी 1761 का दिन था, मकर संक्रांति, एक शुभ दिन। उस दिन मराठों ने बड़ी योजना बनाई। एक फ्रेंच स्क्वायर संरचना बनाई गई। ये डिफेंसिव स्टाइल थी। चारों तरफ हमलावर मराठे योद्धा वर्गाकार घेरे में थे और बीच में जो कमजोर मराठे, महिलाएं, बच्चे और जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसे रखा गया। उन्होंने योजना बनाई, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और अगर अब्दाली की सेना ने सीधा युद्ध नहीं लड़ा तो इसी स्क्वायर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सुबह 9 बजे के करीब सारे लोग एक साथ निकले। तय किया गया कि बाएं हाथ से इब्राहिम गार्दी का तोपखाना कवरिंग फायर देगा और उसको सिक्योरिटी देंगे 2 मराठे सरदार। हर बटालियन को ऐसे ही बढ़ना था। ये काफ़ी कामयाब तरीका था। ना अब्दाली की सेना तैयार थी, ना रोहिल्लों की, और इब्राहिम के इस अटैक से रोहिल्लों का दायां भाग एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया। भाऊ और विश्वास राव की सेना ने अफगानी सेनाओं के सेंटर पर इतना तेज अटैक किया कि अफगानी सेनाओं के पैर उखड़ने लगे। भाऊ ने पेशवा बाजीराव का वही ब्लिट्जक्रिग दाव आजमाया जिसके चलते वो कभी 61 युद्धों में एक में भी हारा नहीं था। उस तकनीक ने काम भी किया। अफगानों में भगदड़ मच गई। 12-1 बजे तक मराठे हावी हो गए। लग ही नहीं रहा था कि अब्दाली इस जंग को जीत पाएगा। इतने में मराठी घुड़सवार सेनाओं के एक सरदार विठ्ठल राव शिंदे से एक भारी चूक हो गई। वो जोश जोश में अपनी सेना लेकर इब्राहिम गार्दी के तोपखाने के आगे आ गया। अब तोपखाना फंस गया। ना तो वो गोले छोड़ सकते थे और ना ही घुड़सवार सेना आगे जा सकती थी क्योंकि आगे रोहिल्ले थे। इधर अब्दाली एक खास स्ट्रेटजी अपनाता था। हमेशा खुद को सेनाओं के पीछे रखता था ताकि जब भी उसकी सेना डरकर पीछे भागे वो उन्हें वापस लड़ने पर मजबूर कर सके। अब्दाली ने अपनी रिजर्व मिलिट्री फोर्स को अपने भगोड़ों के पीछे लगा दिया। या तो उन्हें मार दो या वापस लड़ने भेजो। नतीजा ये हुआ कि 10,000 अफगान भगोड़े जो बचकर भाग रहे थे, मरने से बचने के लिए वापस मराठों से लड़ने आ गए। इधर मराठों की दूसरी बड़ी गलती ये थी कि अब्दाली की तरह मराठों ने कोई रिजर्व फोर्स नहीं रखी थी। मराठों की किस्मत भी ऐन वक्त पर धोखा दे गई। अचानक एक गोली हाथी पर बैठे विश्वास राव को लगी। वो होने वाला पेशवा था। पूरी मराठा फौज में भगदड़ मच गई। सदाशिवराव भाऊ ने पहले विश्वास राव को बचाने की कोशिश की, फिर सेना को संभाला, लेकिन तब तक होलकर समेत तमाम मराठा सरदारों की सेनाएं वहां से भागने लगी थी। इब्राहिम गार्दी पहले ही फंस चुका था। अकेला सदाशिवराव भाऊ कब तक लड़ता? इब्राहिम गार्दी ने सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव का अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की और वो पकड़ा गया। उसके बाद उसे भयानक तरीके से अफगानों ने मौत दे दी। दो दिनों तक कत्लेआम होता रहा। करीब 40,000 मराठों को काट दिया गया। अंत में बचने वाले योद्धाओं में मराठा योद्धा शमशेर बहादुर भी था। बाजीराव और मस्तानी का बेटा
जो 5000 सैनिकों को साथ लेकर अपने पिता का वो वचन निभाने आया था जिसमें उन्होंने कहा था मराठों का हमेशा साथ देना, वो घायल हो गया, भरतपुर की तरफ भागा। सूरजमल ने उसकी देखभाल की लेकिन वो बच नहीं पाया। उसकी समाधि आज भी भरतपुर में है। इस तरह ये 14 जनवरी 1761 का दिन, मकर संक्रांति का दिन, मराठा इतिहास ही नहीं भारतीय इतिहास का भी सबसे काला दिन बन गया। 80% मराठा सरदार इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए। पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो गईं। पूरे 10 साल लगे इस सदमे से उबरने में, तब जाकर मराठा योद्धा फिर से एकजुट हो पाए महादजी सिंधिया की अगुवाई में। महादजी सिंधिया की कहानी आपको फिर किसी एपिसोड में बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।